ओके बच्चों हमारी ये पोएम का एक्सप्लेनेशन है। नो मैन आर फॉरेन। ठीक है। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोएम इज दैट आपके जितने भी uh, अभी जैसा हमारा एक एनवायरनमेंट है कि हमारे सारे भी कंट्रीज में बाउंड्रीज हैं। ठीक है। सो देर आर बाउंड्रीज ऑन ऑल कंट्रीज। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साहब ये हमने कंट्रीज जो है वो हमारे मैन मेड हैं। पहले तो ये था नहीं, पहले तो हमको एक यूनिवर्स मिला था। वी हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज, वी हैव क्रिएटेड कंट्रीज। ठीक है। तो अगर एक कंट्री का इंसान दूसरे कंट्री में आज जाता है तो बहुत सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, पासपोर्ट, वीजा वगैरह वगैरह। ठीक है। वर्क परमिट होना चाहिए, या तो टूरिस्ट परमिट होना चाहिए, ये सब तभी जाकर आप वहां पे कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक्सटेंडेड पे रहना है तो आपको अलग से परमिशन लगेगा। आपने देखा कि जैसे ट्रंप इज ट्राइंग टू सेंड ऑल द इंडियंस बैक, ही इज ट्राइंग टू इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड में एक तनाव का एटमॉस्फेयर है। ठीक है। ईच कंट्री इज ट्राइंग टू बेसिकली फाइट विद द अदर। पूरे वर्ल्ड में जब से कंट्रीज की बाउंड्रीज खींची है तब से विवाद और ज्यादा बढ़ गया है और बड़े लेवल पे हो गया है। ठीक है। सो द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोएम इज दैट नो मैन आर फॉरेन। कोई भी मैन, जो जो भी लोग हैं, वो कोई भी फॉरेन नहीं है। सब एक ही दुनिया के हिस्से थे। हाँ, हमने इस दुनिया को अलग अलग कंट्रीज में बांटकर इनको फॉरेनर बना दिया है। ठीक है। ओके। सो वी विल learn about the author, then we will see that there are some stanzas which are there. We will see what are the literary devices that have been used, जिसको हम poetic devices भी बोलते हैं। We will have a brief summary of the entire poem, then we will see multiple choice questions, short questions and long questions as well. So the popular poetry No Men Are Foreign is written by James Faulkner Kirkhope, who was born on the 23rd of April 1918. He was an exemplary English poet, writer, and translator as well. In his lifetime, he wrote 30 books that includes novels, plays, and autobiography as well. James Faulkner Kirkwood was brought up in South Shields and completed his education at Lyons South Shields Secondary School and Durham University. First book of poetry was published in 1947 and was entitled The Drowned Sailor at the Downs. He even became the first resident university poet in United Kingdom. After living a life of honor and success, he died on so and so day. ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अभी हम पहले स्टैंडा से स्टार्ट कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन। ठीक है। हमारे कल्चर्स अलग अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है, हमारा रहन सहन हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान नहीं है। इंसान की जो मतलब सेंट्रल जो आइडिया है एज अ पर्सन, हम कैसे लिव करेंगे वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। ठीक है। नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. हम सबके सब एक ही कम्युनिटी, एक ही इंसान के सदस्य हैं। ठीक है। इंसान की जो कम्युनिटी है उसके सदस्य हैं। ठीक है। एक ब्रॉड वे में, ठीक है, वी माइट हैव formed different countries, we might have formed different regions, but in a broad sense we all are a part of the same community, that is of the ह्यूमन कम्युनिटी। ठीक है। सो यहाँ पे अंडर अननोन हो गया भाई साहब। ओके। इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन। फॉरेन कंट्री मतलब जो एक अलग कंट्री है। ठीक है। सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ विच हैव बीन इरेक्टेड टू सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज। तो हमने बॉर्डर्स बना लिए हैं, कंट्रीज बना लिए हैं, और इसके वजह से आज की तारीख में हमारे अंदर भेदभाव इतना ज्यादा है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। ठीक है। पहले सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबके सब एक साथ ही थे। लेकिन आज बॉर्डर क्रिएशन के चलते क्या हो गया है, काफी सारा भाई साहब डिस्प्यूट हो गया है। ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट दैट हैज इवॉल्व। ठीक है।
ठीक है, तो ही इज एक्चुअली अगेंस्ट द बॉर्डर्स दैट हैव बीन ड्रॉन between various countries. In the first line, the poet says that no man is strange and no country is foreign. So he's attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate the different countries. ठीक है, so he is against the border creation. हाँ, जो भी जरूरतें होंगी हमने बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं, लेकिन उस बॉर्डर के क्रिएट करने के चलते कितना ही विवाद फैला हुआ है. द वर्ल्ड इज इन टूडेज टाइम्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, है ना. उधर इसराइल भाई साहब हमस में गदर मचाए हुए हैं, ठीक है, पैलेस्टाइन को उड़ा रहा है, ठीक है, इधर ईरान को भी उड़ाने की कोशिश कर रहा है, उधर अमेरिका भी भाई साहब वेनेजुएला ईरान सबसे दुश्मनी मोल रहा है, इधर आपका रशिया चाइना सब इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ हमारा इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में चल रहा है. सो एवरी कंट्री इज ऑलमोस्ट एट वॉर विथ सम कंट्री और दी अदर, ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ जेलसी, देयर इज अ लॉट ऑफ कि उसके पास वो रिसोर्सेज हैं जो मेरे पास होने चाहिए, मैं पावरफुल हूं तो उस कंट्री को मैं उठा लूं, ठीक है, उस कंट्री को मैं अपने कब्जे में कर लूं. सो दिस इज बेसिकली गोइंग ऑन. देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन. वी विल फ्री एवरी कंट्री एज अवर लैंड. व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड. एक बहुत ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो शायद एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर से मुक्त होने की बात की जा रही है, क्योंकि जब तक बॉर्डर्स रहेंगे तब तक लाइफ की अनसर्टेनिटी एक दूसरे से बनी रहेगी, तब तक आपका एक ऐसा एनवायरमेंट बना रहेगा तनावपूर्ण, जो कभी किसी के ऊपर भी वॉर हो सकता है, कोई भी किसी को डिफीट कर सकता है, कोई भी किसी भी कंट्री पे दावा बोल सकता है, ठीक है. सो द पोएट वांट्स टू से दैट द एंटायर अर्थ इज वन एंड ऑल पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, ठीक है. दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से. स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है आपने? ओके, सो द रीजन व्हाई ही गेन्ड फेम इज बिकॉज शिकागो में एक एड्रेस हुआ था, शिकागो में एक धर्म सभा हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, और उन्होंने वहां पे जाकर बोला था एक सेंटेंस जिसके वजह से करीबन 5 मिनट तक लोग ताली बजाते रहे. दैट सेंटेंस वाज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है उनके हिसाब से एक ही है, ठीक है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और कम्युनिटीज और वट एवर, ठीक है. सो दैट सेंटेंस इटसेल्फ had drawn so much of attention that people were not stopping to clap for at least 5 minutes. He received a standing ovation, and it was the first time that a Hindu preacher actually received recognition internationally. ठीक है. So यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि हम सब एक ह्यूमन रेस के पार्ट हैं, ठीक है. ओके, हम किसी कंट्री के पार्ट हो उससे पहले हम ह्यूमन रेस के पार्ट हैं. Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. God has made all of us in a similar way, all breed in the same way. Then he says that all the soldiers that are brothers will walk upon the same mother earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. तो हमारा सेम ही है भाई साहब, हमारी जो उत्पत्ति और अंत है वो सेम ही है, ठीक है. ओके, सो मदर अर्थ से हम सब आए और मदर अर्थ में ही चले जाएंगे. प्रकृति से हमारा सबका इवॉल्यूशन हुआ है, एंड वी विल ऑलवेज गो इनटू इट. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो अगर किसी फॉरेन कंट्री के इंसान के बारे में डिस्क्राइब किया जाए तो हाउ विल बी डिस्क्राइब इट? दे आर टू अवेयर ऑफ, तो उनके पास भी सन आता है, एयर है एंड वाटर है. दे टू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. पीसफुल हार्वेस्ट मतलब जो आपके खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी में जो उत्पादन होता है वो जैसा अपने पॉपुलेशन को फीड करते हैं, हम भी अपने पॉपुलेशन को उसी से फीड करते हैं, ठीक है. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, ठीक है, वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, इसको अपन देखेंगे. देयर हैंड्स आर आर्ट्स. वो जिस तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, हम भी अपने जीवन को वैसे ही चला रहे हैं, ठीक है. इट्स लाइक दे एंड अस वर्किंग is almost the same, ठीक है. In their lines we read a labor not different from our own. हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, लगभग उतनी ही मेहनत वो भी कर रहे हैं, ठीक है. They are doing the same as well. Okay.
सो दे रिफर्स टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज, मतलब हम यहाँ पे किनकी बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं। वी कॉल देम फॉरेनर्स एंड डिस्क्रिमिनेट देम एंड फाइट विद देम ऑल्सो। द पोएट सेज दैट नेचर हैज गिवन ऑल द बाउंटीज टू ऑल द पीपल ऑल्सो जस्ट लाइक ही हैज गिवन टू अस। ठीक है, तो नेचर ने जितना सन अर्थ ये सब जो नेचर की फैसिलिटीज है जो किसी कंट्री के लोगों को दी हुई है, दूसरे कंट्री के लोगों को भी लगभग उतनी दी हुई है, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा सा कम। Everyone gets sunlight, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. तो गॉड ने कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। हाँ, लोकेशन वाइज थोड़ा सा आपका टेम्परेचर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो सकता है, बट देर इज नो डिफरेंशिएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द क्रिएटर। ठीक है, वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस व्हेन देयर इज नो वॉर। वी लिव अ रिलैक्स्ड लाइफ एंड ईट द थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर। तो यहां पे जो वॉर की बात की गई है, ठीक है, ये लाता है क्या, स्टारवेशन, भुखमरी। ठीक है, आप देखोगे ज्यादा करके वॉर में लोग फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, लोग पीसफुली लिव नहीं कर पाते हैं। अगर फार्मिंग नहीं होगी तो उत्पादन कहां से होगा। ठीक है, अभी जैसे मतलब 1939 से 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ड्यूरिंग दीज ईयर्स विल द फार्मर बी रिलैक्स्ड? नो, कभी भी वैसा कोई भी दुश्मन उसके खेत को बर्बाद करके चले जाएंगे। ठीक है, सो कहां से उत्पादन होगा? तो देयर वाज अ ह्यूज स्टारवेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इनफैक्ट जब रशिया में जर्मन आर्मी अंदर गई, ठीक है, जर्मन आर्मी जब अंदर गई, रशिया ने अटैक नहीं किया, स्टालिनग्राड का नाम है, ये वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूं मैं। इन्होंने इमीडिएटली अटैक नहीं किया क्योंकि रशिया को मालूम था कि ठंड इतनी है और उनके सप्लाईज खत्म हो गए हैं, और ये ऑलमोस्ट 1944 की बात है, 1944 की बात है। रशिया भाई साहब चुपचाप बैठी रही। रशिया को मालूम था कि जर्मनी की जो आर्मी अंदर आई है, इनके सप्लाईज खत्म हो गए हैं और इतनी ठंड में इनका सर्वाइव करना विदाउट सप्लाईज विल बी इम्पॉसिबल। दे डिडंट अटैक, अ ह्यूज आर्मी वाज जस्ट स्टार्व्ड टू डेथ। ठीक है, रशियन जो जर्मन आर्मी थी, जो इतनी एफिशिएंट आर्मी थी, जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा था, रशियन आर्मी ने बिना एक बुलेट चलाए इनको खत्म कर दिया। They knew that there is a vast stretch of land which has severe cold. They told the farmers to move out from that place. They told their people to move out from that place, let the German army march in. But before they could reach Moscow, most of these people died. Most of these army people died. So ये starvation क्या है? Starvation एक war का result है। ठीक है, जहां पे आप freely farming नहीं कर पाते हो, तो obviously इसका असर सब पे आएगा। ठीक है, we all farming during the time of peace when there is no war. We all live a relaxed life and eat the things given to us by nature. Further, he adds that the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. तो विंटर टाइम के टाइम, जब यहां पे तो विंटर होता ही नहीं है, इंडिया में भी मतलब छुटपुट विंटर आपको नॉर्थ में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आपका जो विंटर जो होता है जिसमें स्नोफॉल वगैरह होता है, you notice in countries like Russia or some European countries as well. ठीक है, so वहां पे आप खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, इट्स वेरी कोल्ड। ठीक है, वो तो नेचर की वजह से आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वॉर की वजह से भी आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, देन इट लीड्स टू मास स्टारवेशन। ठीक है, द फूड रिक्वायरमेंट इज नॉट कंप्लीटेड इन दैट केस, even they don't get food at that time. So he wants to say that foreigners who belong to another country and we both are same. And then the poet says that even their hands are same as ours, they work very hard just like we do. तो जैसे जीवन निर्वाह के लिए बस अब कोई भी चीज ऐसे ऊपर से तो टपक नहीं रही है, we all have to work hard. ठीक है, so the same way in which we are working hard, the foreigners also have to work hard. ठीक है, he is giving all these examples to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to another country. तो हमारे में और दूसरे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या वहां पे स्टेपलर है क्या? ऑलरेडी स्टेपल करके बैठ गए हो? इतने बेशरम कैसे हो सकते हो भाई साहब? ठीक है, जाइए जमा करके। जिनका 2 घंटे का पेपर है, ओके, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. ठीक है, वही जो स्ट्रगल हमारे यहाँ पे है, वही स्ट्रगल दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी है, वही जो जीवन के लिए स्ट्रगल यहाँ पे है, वही जो मेहनत हमको यहाँ पे करना पड़ता है अपने जीवन को रखने के लिए या अपने परिवार को रखने के लिए, वहां पे भी वही करना पड़ता है। ठीक है,
दे हैव आईज लाइक आर्स, हमारी बॉडी में जो भी चीजें हैं उनकी बॉडी में भी वही चीजें हैं, आईज, ईयर्स, नोज, ठीक है। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, ठीक है, बाय लव, ठीक है। और स्लीप, स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहां पे कवि का हो गया। जाइए भाई साहब। The poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that the people of another country whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. उनके भी भाई साहब आंख, नाक, कान, मुंह जो है हमारी तरह ही है। हम जिनको फॉरेनर के लिए अपना दुश्मन मान रहे हैं वो एक्चुअली सेम गॉड ने ही उनको क्रिएट किया है, ठीक है। विच opened when awake and closed when we are asleep. Similarly, he has given them strength which we can win through love. ठीक है, तो उनके पास भी स्ट्रेंथ है जो हम लव से जीत सकते हैं। Then he says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. ठीक है, life here means all the things that are living. ठीक है, so life means all the things that are living, and if we can recognize them and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or wars between us. तो फिर हमारे पास वैसा कोई भी, अगर हमने अपने आप को और उनको सेम प्लेटफॉर्म पे ही माना तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी फाइट, ठीक है। टिल द टाइम वी आर कंसिडरिंग देम डिफरेंट फॉर वॉट एवर रीजंस, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ फाइट, ठीक है। ओके, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. अगर हम फॉरेन कंट्री के लोगों को हेट करते हैं या उनके ऊपर हमारा एक दुर्भावना है, ठीक है, इट इज लाइक हमारे ऊपर ही दुर्भावना है, ठीक है, क्योंकि वो और हम अलग नहीं है, एक ही क्रिएटर ने बनाया है, ठीक है। टू हेट आवर ब्रदर्स इज लाइक आवरसेल्व्स, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोसेस। डिस्पोसेस मतलब हम अपने, जैसे हमने अगर बोल दिया कि किसी बाप ने अगर बोल दिया कि मैं अपने बेटे को डिस्पोसेस कर रहा हूं, मतलब निकाल रहा हूं घर से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने लाइफ से निकाल रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेशन, ठीक है, मतलब अलग मान लिया हमने, ठीक है। बिट्रे, बिट्रे मतलब दगा देना, कंडेम या तिरस्कार करना, ठीक है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो हम दोनों सेम ही हैं, इस कंट्री के लोग और उस कंट्री के लोग, इट्स जस्ट दैट वी आर टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think of someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves, and we condemn ourselves. So it is we who are doing this, ठीक है। एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट है। एक एक डिटर्जेंट का एड आया था बहुत सालों पहले, सर्फ एक्सेल जानते हैं आप लोग, दाग अच्छे हैं, ठीक है। तो उस पे एक एड आया था, बहुत सिंपल सा एड था। एक लड़की है जो एक लड़के को, मैं अभी करंट सिनेरियो में इस कॉन्टेक्स्ट को बोल रहा हूं, हमारा जैसे भाई साहब एक राइवलरी बनती जा रही है दूसरे देश के प्रति, आजू बाजू के देशों के प्रति, चाहे वो राइवलरी जस्टिफाइड हो या ना हो, लेकिन हवा कहीं और से आ रही है। हम और आप जैसे कॉमन लोग इसको भुगतते हैं, ठीक है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि मतलब हम 200 साल अंग्रेजों के नीचे रहे, लेकिन 200 साल उनसे लड़ते लड़ते हम जितना नहीं मरे थे उससे कहीं ज्यादा हम मरे जब पार्टीशन हुआ तो, ठीक है, जब देश का विभाजन हुआ तो, जब इधर के लोगों को बोला गया भाई साहब इधर जाओ, इधर के लोगों को बोला गया भाई साहब इधर जाओ, तुम्हारा देश वो है। जब इधर के लोगों को इधर जाने बोला गया, इधर के लोगों को इधर जाने बोला गया, तो इस दौरान जितनी लाशें गिरी हैं, मतलब हम उसकी संख्या, वी हैव लॉस्ट काउंट, ठीक है। आप देखोगे जैसे हर जगह पे आपको एक कैंप एरिया मिलेगा, जैसे मुंबई में चेंबूर कैंप बोलते हैं, चेंबूर वाज एक्चुअली अ कैंप एरिया। ये सब कैंप एरियाज थे जहां पे ये जो वहां से आए थे हिंदूस, वो जाकर बैठे, फिर धीरे 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 से। आपको क्या लगता है कि कल आपका कोई आकर बोलता है कि भाई चलो निकलो, तुम्हारा टाइम हो गया, इधर जाओ, दूसरे जगह जाओ, वो बहुत आसान होगा। सदियों से वहां पे बसे हुए हैं लोग, ठीक है, और कुछ लोगों ने भाई साहब डिसाइड किया कि ये मेरा ये तेरा,
अभी इस डिसीजन के हिसाब से इनको मूव करना पड़ रहा है। ये अपना भाई साहब फैमिली सब कुछ लेकर भाई साहब इधर आ रहे हैं, और ऐसा अक्सर हुआ है कि फैमिली के सारे लोग इधर तक पहुंच ही नहीं पाए। शायद 15 की फैमिली और 2 ही जन पहुंच पाए, बाकी 13 या तो मर गए या तो कहीं लॉस्ट हो गए। इट वॉज अ सिवियर इंसिडेंट दैट हैपेंड, ठीक है। और इस सब का एक ही कारण है, म्यूचुअल हमारे अंदर जितना डिस्ट्रस्ट और जितना आपका डेवलप हो चुका था वो फटने ही वाला था एक दिन, और ये फटा ऐसे, ठीक है। पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में ये नहीं फट पाया, लेकिन जैसे ही हमको फ्रीडम मिला हमने भाई साहब इंडिया का तहस नहस कर दिया। और ये जो है ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था, पीपल डाइड इन मिलियंस। खैर, यहाँ पे मैं जिस एड की बात कर रहा था वो सर्फ एक्सेल का एड था, और उस सर्फ एक्सेल के एड में ये था कि एक छोटी सी बच्ची है जो साइकिल चलाते हुए एक लड़के को एक मदरसे तक छोड़कर जाती है। मदरसा मतलब समझते हैं, मॉस्क, ठीक है। और बाय बोलती है और चली जाती है। एंड होता है, तो मतलब होली के टाइम पे था ये, तो काफी सारा रंग लग गया था। तो एंड होता है, सर्फ एक्सेल है तो दाग अच्छे हैं, ठीक है। इस पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, कि भाई सर्फ एक्सेल है तो दाग अच्छे, मतलब ये आप लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। लव जिहाद मतलब समझते हैं आप? ओके, लव जिहाद मतलब अगर एक मोहम्मदन एक हम, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप द हेट्रेड दैट इज, ठीक है। अभी हेट्रेड का क्या फनी इंसिडेंट हुआ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये लव जिहाद मतलब होता है कि अगर आपका कोई हिंदू और मुस्लिम में अगर शादी हो, ये एक छोटा सा मामला था। कोई एक छोटी सी लड़की थी, एक छोटे से लड़के को भाई साहब उसने छोड़ दिया और इसको लव जिहाद का नाम दिया गया, जिसके वजह से काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ और एक लॉबी पूरी पूरी प्रोटेस्ट करने लगी कि भाई सर्फ एक्सेल को बैन कर दो। यहां तक हुआ कि सर्फ एक्सेल के पैकेट लेकर जलाए जाने लगे, लोग जलाने लगे उसको, ठीक है। केमिकल है, वो जलेगा नहीं, वो बात और है, लेकिन उसको जलाने लगे। ये बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। तो जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो आप डालते हो ना, जैसे अभी कैसा है, जब हम जो एज में जी रहे हैं वो एज कैसा है कि काफी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ काफी सारा मिस इंफॉर्मेशन भी आपके साथ आता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिल्टर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपके पास एक न्यूज़पेपर आता था, एक भाई साहब टीवी चलता था या रेडियो चलता था, बड़ा लिमिटेड रिसोर्स था। इन सब पे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन डालना है तो आपके पास रोकड़ा होना जरूरी है। एडवर्टाइजिंग करनी है, पब्लिसिटी करनी है, तो आपके पास रोकड़ा होना जरूरी है। आज की तारीख में ओपन है भाई साहब, इंस्टाग्राम में डालो, यूट्यूब में डालो, जिसमें डालना है डालो। कोई भी फालतू हरकत करके भी आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपका बाई आउट कितना होता है वो अलग बात है, ठीक है। सो देयर इज एन ओपन मार्केट फॉर यू राइट नाउ। दिस ओपन मार्केट ऑब्वियसली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन भी काफी बढ़ गया है। अभी यहां पे कैंपेन चला ऑनलाइन में इस सर्फ एक्सेल के अगेंस्ट में, और बहुत ताबड़तोड़ कैंपेन चला, लोग जलाने लगे। तो कैंपेन में आप हैशटैग डालते हैं, तो यहां पे किसी ने हैशटैग डाल दिया एक्सेल, ठीक है, बॉयकॉट एक्सेल, सर्फ एक्सेल उड़ गया, गलती हो गई। तो हैशटैग बॉयकॉट एक्सेल डाला, और एक्सेल इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक्सेल आप जानते ही होंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट भाई साहब 4.5 रेटिंग से 2.2 पे आ गया कुछ ही घंटों में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रेटिंग धनाधन गिर गई, ठीक है। तो आप देखो कहां से क्या किधर पहुंच गया। अभी आप समझ रहे हैं, इतना रेटिंग अगर किसी चीज का गिर जाए तो करोड़ों के में नुकसान होगा भाई साहब, बिलियंस में नुकसान हो जाएगा। उधर बिल गेट्स परेशान हो गया होगा, भाई साहब क्या हो रहा है, ठीक है। बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ऑल आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि रीजन चाहे कुछ भी हो, आपको अक्सर लगेगा कि यार नहीं वो गलत है, उस कंट्री का इंसान गलत है, या उस समुदाय का इंसान गलत है, वो उल्टा आदमी है। लेकिन आप डीपली अगर सोचेंगे तो ये जो आपके अंदर आ रहा है भावना, ये कहां से आ रही है? इज इट समथिंग दैट हैज बीन कल्टिवेटेड, और इज इट योर इंडिपेंडेंट रिसर्च? हो सकता है वाकई में कोई बुरा हो, लेकिन क्या आपने उस पर इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया? ये बना बनाई हवा है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। He says that we should stay away from such negativity. We should not consider anyone to be our enemy. During a war, both the parties must bear the loss. And that is why the poet says that war is not in our favor. War कभी भी भाई साहब एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। वॉर एक डिगिंग द ग्रेव प्रोसेस है। जितना आप भाई साहब वॉर करेंगे उतनी कंट्रीज अपनी कबर खोदते रहेंगे।
कभी भी किसी वॉर से कोई रेजोल्यूशन आज तक नहीं हुआ है। हजारों लड़ाइयां लड़ी गई हैं और शायद आगे भी चल के लड़ी जाएंगी। दो दो बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर हो गए हैं जहां पे भाई साहब तहस नहस हुआ है। यूरोप तो ठंडा हो गया है भाई साहब, क्योंकि यूरोप ने देखा है वो दहशत, ठीक है, दोनों भी वॉर्स के। तो यूरोप तो अभी फिलहाल ठंडा हो गया है, वॉर्स में नहीं जा रहा। ये अमेरिका और रशिया ये सब भाई साहब, ठीक है, सो दे आर स्टिल इनटू काइंड ऑफ अमासिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेस, एंड ड्यू टू दिस दे आर टारगेटिंग द कंट्रीज विच आर रिच इन रिसोर्सेस हाउएवर पुअर इन फाइनेंशियल बैकअप, ठीक है, किसी ना किसी कंट्री को ये हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स तो चल ही रहा है, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट पीस एनी टाइम, ठीक है, until unless we actually are arriving at a universal brotherhood। हाँ बोलिए। पहले ब्रिटिश मतलब 1947 के पहले तो हाँ, पार्टीशन के बाद फिर ऐसा पार्टीशन के बाद क्या हुआ? ओके, समझ लो भाई साहब, तुम्हारे दो बेटे हुए, आदित्य के दो बेटे हुए A1 A2, तुम्हारी प्रॉपर्टी है भाई साहब। इस प्रॉपर्टी में दोनों ही एक साथ, इनफैक्ट तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे, ठीक है। एक टाइम आ गया जब तुम्हारा अलविदा बोलने का टाइम आ गया है ना, यू हैव गॉन ओल्ड, 80 85 के आप हो गए हैं। जब 80 85 के आप हो गए होंगे तो ये भी जनरली 40 60 के तो हो ही गए होंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा भाई साहब, अभी वो प्रेम नहीं रहेगा। नाउ दे वांट अ शेयर इन योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमको भाई साहब ये शेयर दो, ये शेयर दो, तभी भाई साहब द्वंद्व चालू होगा। जितने फ्रीली आप रहते थे एक टाइम पे, जितना फैमिली बॉन्डिंग था, एक दूसरे पे आप जितना भाई साहब भरोसा करते थे या एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, वो अभी नहीं रहेगा। विथ टाइम इट हैड पास्ड आउट एंड नाउ बोथ विल बी हैविंग एन आई ऑन योर प्रॉपर्टी। तो थिंग्स चेंज, वही लोग, लेकिन नियत चेंज हो जाती है। तो पार्टीशन के देखो होता क्या है ना, जब आपका एनिमी कॉमन होता है तो सब लोग एक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे एनिमी का फैक्टर नहीं होता है तो बीच में भाई साहब, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा जब प्री इंडिपेंडेंस एरा था तो हमारा एक ही एनिमी था, विच वॉज बेसिकली द ब्रिटिश एम्पायर। देन वी वेर मोर और लेस विथ ईच अदर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ नेशनलिज्म। द डे दे लेफ्ट, देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये दुश्मन है और ये दुश्मन है। तभी हमारा एक ही दुश्मन था। बाद में उनके चले जाने के बाद हमें समाज में सब एक दूसरे के दुश्मन दिखने लगे। सो दैट्स हाउ इट गो, एंड दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। दुश्मनी निभाना ये ह्यूमन टेंडेंसी है। दुश्मन का चुनाव होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। दुश्मनी निभाना ये हम करेंगे ही, ये हमारी फितरत है। हम किसी ना किसी को पकड़ के दुश्मन बना ही लेंगे। अगर कोई नहीं भी रहेगा तो किसी जानवर को दुश्मन बना लेंगे, इंसान अगर नहीं रहेगा। तो दुश्मनी निभाना हमारी इंसानी फितरत है। दुश्मन का चुनाव करना ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। पहले भाई साहब लॉजिकली ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन थे, उनके चले जाने के बाद हमने एक दूसरे को अपना दुश्मन बना लिया, एंड वी पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर दिस, वी आर स्टिल पेइंग अ प्राइस फॉर दिस, ठीक है। आज की तारीख में ये चीज खत्म तो हुआ नहीं है, अभी तक हम भाई साहब फाइट करें। क्या हुआ, हो गया है तो जा, ठीक है। हाँ, तू अपना देकर जा, सबका देख लेंगे हम। क्लियर है भाई साहब? ओके, whenever we pick any weapon against someone, we should remember one thing: it is the human earth that we defile our hells of fire. It is the human earth that we defile our hells of fire and dust, outrage the innocence of air that is everywhere our own. कौन सा है ये? Of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. तो फिर से वही सेंटेंस आपका रिपीट हुआ है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। डिफाइन मतलब ये पूरा हम जो अर्थ है उसको हम डर्टी बनाते जा रहे हैं अपनी नीयत की वजह से। यहाँ पे पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी नीयत से हम इसको पोल्यूट करते जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति हिंसा, द्वेष, ठीक है, जेलसी जो भी है, ठीक है, इट इज एक्चुअली रीचिंग अलार्मिंग लेवल्स बिकॉज ऑफ विच वी आर मेकिंग अ डर्टी प्लेस टू लिव इन, ठीक है। Our hells of fire and dust outrage the innocence. तो हमने जो कोहराम मचाया हुआ है, जो तहलका मचाया हुआ है,
उसमें जो इनोसेंट लोग हैं वो पिस रहे हैं, जिनको मतलब हो सकता है भाई साहब किसी से दुश्मनी नहीं निभानी है या किसी के खिलाफ वो नेगेटिव भावना नहीं रखते हैं, लेकिन इस चपेट में वो भी आ रहे हैं, ठीक है। दे कैन नॉट हैव अ फ्री एग्जिस्टिंग लाइफ ऑफ देयर ओन, ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। सारा जगह पे जो एयर है वो सबका ही है ना। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, ठीक है। वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर वी पिक वेपन्स अगेंस्ट एनी पर्सन वी मेक द अर्थ डर्टी बिकॉज वेपन्स किल पीपल and their bodies which fall on the earth make it dirty. Whenever war happens, it leads to a lot of bloodsheds. आप देखिए, आप अपने जीवन में एक घटना को देख चुके हैं, वो है कोविड-19, है ना। आपने वैसे कोविड-19 देखा, 2 साल देखा, इनफैक्ट 3 साल देखा अप्रोक्सीमेटली, है ना। उसमें सब चुपचाप बैठे थे अपने घर पे, है ना। तो सॉरी कहाँ चला गया, ठीक है। उसमें सब चुपचाप बैठे थे अपने घर पे, सारे जगह पे लॉकडाउन था। डिड यू हियर अबाउट एनी वॉर्स दैट आर टेकिंग प्लेस? ऑब्वियसली वॉर का हम सिचुएशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे ही भाई साहब कोविड 19 खुला, मतलब 2021-22 में हम थोड़ा सा नॉर्मल होना चालू किया, और 2022 हम बोल सकते हैं से 2025 तक अनगिनत वॉर हो चुके हैं। कहीं रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, कहीं पूरे सीरिया को उड़ा दिया जा रहा है, कहीं पे भाई साहब इजराइल ईरान पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है या हमास पे अटैक करने की। यू सी द एंटायर वर्ल्ड इज इन वॉर्स राइट नाउ, ठीक है। 3 सालों में हमने इतने वॉर्स देखे हैं, देयर सो मेनी वॉर्स दैट वी हैव बीन अ विटनेस टू, ठीक है। ओके, व्हेनेवर वॉर हैपेंस इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ब्लडशेड्स, फायर एंड डेथ. These dead bodies accumulate on the earth and it makes it impure. The fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no men are foreign and no country is strange. ठीक है। अगर हम राइमिंग स्कीम देखेंगे तो कोई राइमिंग स्कीम यहाँ पे नहीं है। राइमिंग स्कीम का चुनाव हम कैसे करते हैं? लास्ट अल्फाबेट के ऊपर। तो यहाँ पे लास्ट अल्फाबेट आपका कॉमन नहीं है। द एंटायर पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। जब कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है तो उसको अपन बोलते हैं फ्री वर्स, ठीक है। देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड, तो लिटरेरी डिवाइसेस या हम बोलेंगे पोएटिक डिवाइसेस, दीज आर यूज्ड टू क्रिएट अ पोएटिक इंपैक्ट ऑफ द पोएम, ठीक है। Alliteration, the repetition of a consonant sound in two or more closely placed words. Alliteration क्या होता है भाई साहब? consonant sound को आप repeat कर रहे हैं, ठीक है, is called alliteration. जैसे यहाँ पे आपका body, breathes, b sound repeat हो रहा है stanza 1 में, ठीक है। stanza 2 में wars, winter, तो w sound यहाँ पे repeat हो रहा है। So this is called, किसी भी consonant sound का एक ही stanza में repeat होने का जो feature है उसको अपन बोलते हैं alliteration. So here in stanza 1 we see body and breaths are being used and both are consonants, ठीक है। Okay, stanza 1 metaphor. Uniform refers to the military of different countries. तो uniform refers to the military of different countries. Metaphor मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करना। तो जो यूनिफॉर्म वर्ड यूज हुआ है that is not actually referring to any school uniform or any hospital uniform or any teacher uniform. It is actually referring to the military. Uniform here is referring to the military of different countries. Stanza 2 war's time is compared to the winter season. तो वॉर का टाइम जो है एकदम विंटर सीजन के साथ कंपेयर किया गया है। विंटर मतलब हमारे जैसा विंटर नहीं, ठीक है। विंटर मतलब बहुत ही कोल्ड स्नो गिरने वाला विंटर, जो बहुत ही हार्श होता है, मतलब बाहर जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसा विंटर। जैसे हमारे यहाँ पे रेंज में होता है वैसा ही लगभग एक्सट्रीम विंटर की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। सो वॉर टाइम इज कंपेयर टू द विंटर सीजन। तो वॉर टाइम जो है उसको भाई साहब किसके साथ कंपेयर किया गया है? टू द विंटर सीजन। रेपिटेशन, इट इज यूज्ड इन द एंटायर पोएम। रिमेंबर वर्ड इज यूज रिपीटेड 5 टाइम्स इन द पोएम। 5 बार भाई साहब रिमेंबर वर्ड को यूज किया गया है। इट्स अ पोएटिक डिवाइस, रिपीटेशन। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 5। ये पूरा लाइन ही देखिए रिपीट हुआ है, ठीक है। रेपिटेशन में ये पूरा लाइन ही स्टैंजा 1 और स्टैंजा 5 में 2 बार रिपीट हुआ है। तो द पोएटिक डिवाइस ऑफ रेपिटेशन हैज आल्सो बीन यूज्ड to create the poetic effect in this particular poem. Are we following this? Okay. Enjambment क्या होता है? Running lines of poetry from one line to the next
without using any kind of punctuation to indicate a stop. Instances of enjambment मतलब कैसा होता है, एक लाइन है जिसको आपने स्टॉप नहीं किया है, एक लाइन से दूसरे लाइन में हम कब जाते हैं, एक फुल स्टॉप डाके फिर जाएंगे ना, तो एक लाइन से आप दूसरे लाइन में चले गए हैं और बीच में कोई फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंजार्मेंट। तो स्टैंजा 1 में लाइन 2, 3 एंड 4 आप अगर देखोगे स्टैंजा 1 में लाइन 2, 3 एंड 4 स्टैंजा 1 में लाइन 2, ठीक है, 2, 3 एंड 4 ये आपके पास आप एंजार्मेंट का साइन। देखो ये फुल स्टॉप कहां पे लगा है, फाइनली यहां पे लगा है, तो एक लाइन से आप दूसरे लाइन में मूव कर गए हैं, ठीक है। जल्दी क्या होता है, इस लाइन को पूरा वहां तक खींचो, है ना, ऐसा होता है ना, लेकिन इस लाइन को हमने ब्रेक देकर यहां से स्टार्ट किया है। अगर यहां से स्टार्ट करना रहता तो आपको ऐसा फुल स्टॉप लगाना जरूरी पड़ेगा, लेकिन यहां पे नहीं लगा है, तो ऑब्वियसली यहां पे लगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एन एंजार्मेंट, ठीक है। इसी तरह से आप अलग अलग स्टैंजास में इस तरीके का एंजार्मेंट देख पाएंगे। स्टैंजा 2 में लाइन 3 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, तो मतलब एक कंटिन्यूएशन में गया हुआ है विदाउट अ फुल स्टॉप। इस पोएटिक डिवाइस को अपन क्या बोलेंगे, एंजार्मेंट, ठीक है। ओके, नो मैन आर फॉरेन, तो समरी क्या है भाई साहब, this poem no men are foreign is all about human beings. Also it tells us that every human being that lives on this earth are brothers and are same. Moreover, we all have some kind of body and need sun, air, water and clothes to cover us. तो ये तो हमारा सबका रिक्वायरमेंट है। We walk the land and feed ourselves with the harvest of this earth. Upon death, people will bury us in the same land. In addition, we all do work and sleep and wake up, love and want to love in return for others. But we, that is human beings, hate each other, and because of this, we live on by hating and fighting with each other. ठीक है? So ये आपका continuation में चल रहा है. Further, it is humans who pollute the environment by taking into consideration its bad impact on other people. What does the title of the poem convey? All the people belong to the same earth. People belong to one country. All people should live in one country. None of the above. ठीक है, ए ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम अर्थ। हमारी फंडामेंटल कंट्री क्या है, अर्थ, ठीक है। उसके बाद अपन ने वैसा वहां पे बाउंड्रीज खींच दी। ओके, व्हाट मैसेज डज दिस पोएम कन्वे? इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरीवन इज डिफरेंट, नन ऑफ दीज। इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, दिस बेसिकली प्रीचेस इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम? It's written in free verse. There is no rhyming scheme, so this will be none of the above. Who has created border discriminations and countries according to the poet? Nature ने create किया है, God ने create किया है, people themselves, or all of the above. So obviously it has been created by people themselves. Who do we pollute the earth according to the poet? How do we pollute? By throwing waste, by hating and killing others, by cutting plants, all of these. यहाँ पे भाई साहब वेस्ट या कटिंग प्लांट्स, यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन सब कुछ नहीं किया गया। हम एक दूसरे को मार काट रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ वॉर पे जा रहे हैं, जिससे भाई साहब हम अर्थ को क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं, बाय हेटिंग एंड किलिंग अदर्स। ठीक है आयुष जी, ओके आयुष शुक्ला, ओके। व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट अदर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट? वी हेट आवरसेल्व्स, वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी सेव आवरसेल्व्स, वी लव आवरसेल्व्स। सो वी हेट, व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट? सो पोएट बोल रहा है कि जब आप किसी दूसरे समुदाय या कंट्री के लोग को हेट कर रहे हैं, दे आर मेड ऑफ द सेम फ्लेश एंड ब्लड एंड बाय द सेम क्रिएटर, सो यू आर एक्चुअली हेटिंग योरसेल्फ। ठीक है, सो वी हेट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को ही हेट कर रहे हैं। इन व्हाट वेज आर पीपल अलाइक? किस तरह से लोग एक दूसरे से अलाइक हैं? ऑल आर बॉर्न द सेम, ऑल ब्रीथ टू लिव एंड डाई in the same way, all wear clothes, all of these, all are born the same, all live to live and die in the same way, all wear clothes, सबका वैसा सेम ही है, so this will be all of these। ठीक है, in what ways are people alike? क्लियर है वैसा? okay, what are the things in nature that a man needs to live with? sun, air, water and plants, all of the above, all of the above। ठीक है, so ये सबके लिए सेम ही है। what are the similar things in all the countries? sun, earth, air, sky, water and plants, all of these। ठीक है, so this will be all of these। okay, who instigates the ordinary people to hate? Religion, God, selfish people for their
पर्सनल इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज, रिलीजन, ठीक है। आपका भाई साहब रिलीजन सबसे ज्यादा इंस्टिगेट करता है हेट को, ठीक है। ओके, सो व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे, ठीक है। पोएट क्या कन्वे करना चाहता है कि भाई साहब वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम अर्थ, हाउएवर बाय ड्रॉइंग बाउंड्रीज वी हैव क्रिएटेड अ हेट्रेड अमंगस्ट ईच अदर, अ फैक्टर ऑफ जेलसी अमंगस्ट ईच अदर, ठीक है। और इसके लिए भाई साहब ये बढ़ता ही जा रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग। हाउ डज द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज, कैसे प्रूव करते हैं भाई साहब देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज, बिकॉज द अर्थ वाज created as a whole land mass, it is we who have drawn the boundaries, ठीक है। so foreign countries has not been created by nature, it has been created by us, ठीक है, हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। what does the poet ask us to remember in the last stanza, that we all are human beings, we all belong to the same human race। एक मिनट, हाँ, how do all men living on earth share the same fate, कैसे भाई साहब सबका सेम फेट हो जाएगा, how will they have the same fate, because all are having the same access to resources, so they definitely all will have the same fate। what is the irony in the uniform, यहाँ पे यूनिफॉर्म बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलिट्री, और मिलिट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेविस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके, हाउ कैन बी, तो यूनिफॉर्म बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म होता है चीजों को बैलेंस करने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म हम बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक स्पेसिफिक रेट से चीजों का बढ़ना, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म मतलब है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डेवस्टेशन, इट मींस मिलिट्री, इट मींस आर्मी, ठीक है। हाउ कैन वी बी इन वन पीपल दो वी बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस, कैसे हम भाई साहब एक हो सकते हैं ऑल्दो वी आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशंस। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ ही इज कंपेयरिंग द वॉर टू स्टार्विंग विंटर, is comparing the war to starving winter, क्या ये समझ में आ रहा है वैसा, वॉर को वो स्टार्विंग विंटर के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। beneath all uniforms, what uniform do you think the poet is speaking about, ठीक है, कौन से यूनिफॉर्म के बारे में ये बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है। beneath all uniforms means all the military, यहां पे भाई साहब इसके अंडर, ओके। so this will be it from my end for the chapter।